Hello everyone, good morning, Sat Sri Akal and Namaskar. So once again, you all are very welcome to Tanatan Physics. Right? चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? एकदम मस्त, टनाटन। चलिए, दुआ है कि आप जहां भी रहें, घर पे रहें, मस्त रहें, टनाटन रहें। ठीक है? तो चलिए, आज की हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सॉलिड एंगल की बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। हालांकि ये हम बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स में ही पढ़ा देते हैं। मान लेता हूँ कि आप में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं सॉलिड एंगल पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है। जैसे आप अभी तक पढ़ते हो थीटा, तो थीटा क्या होता है? प्लेन एंगल। दो लाइन के बीच की जो एंगल होता है, दैट्स कॉल्ड प्लेन एंगल। ये जो है प्लेन एंगल है। और किसी सरफेस एरिया के कारण जो एंगल बनता है उसको सॉलिड एंगल बनता है। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन आप देख रहे हैं, लिखा होगा कि सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल एंगल enclosed by lateral surface. Surface means area of a cone and its vertex as shown in the figure. जैसे मान लो कि ये कोन है, ठीक है, तो इस कोन का लैटरल सरफेस यहाँ पे वर्टेक्स पे जो एंगल बना रहा है, देखें इस दोनों लाइन के बीच की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों लाइन के बीच का जो एरिया एंगल होगा वो प्लेन एंगल होगा। लेकिन इस सरफेस के कारण जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसका एक और डेफिनेशन है, सॉलिड एंगल कैन आल्सो बी डिफाइंड as the 3 dimensional subtend by a spherical section at its center। मैं दोनों को समझाता हूँ, पहले इसको देख लीजिए कि ये कौन का सरफेस है और इसने जितना एंगल बनाया, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ये दोनों लाइन के बीच का एंगल है, अगर ये जितना एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। तो देखिए, दो एज के बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है प्लेन एंगल। अब सपोज दैट कि एक छोटा सा एरिया, ध्यान दीजिएगा, ये एक छोटा सा एरिया है और यहाँ एक पॉइंट है। बस आप ये सिर्फ ध्यान दीजिए, अगर इस पॉइंट्स को इस एरिया के सभी पॉइंट से मैं मिला दूं, इस पॉइंट्स को एरिया के सभी पॉइंट से मैं मिला दूं, देखते जाइएगा, इस एरिया के सभी पॉइंट से मैं मिला दूं, मतलब इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है, इसको यहाँ से भी मिला दूं, तो इसमें 3D में आपको क्लियर कर समझ में नहीं आ पाएगा। तो बेसिकली ये ऐसा होगा, इसको एक मिनट इरेज कर देता हूँ। चलिए, एक छोटा सा एरिया अपन लेते हैं यहाँ से सेव करके। जैसे ये मान लिया जाए कि ये एक एरिया है, व्हाट हैपन, यहाँ पे हम ये उठा रहे हैं और सेलेक्ट कुछ और हो रहा है। थोड़ा सा ये कैसे हो जाए, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लो। जैसे मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन एक यहाँ से मैंने लिया और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से लिया और यहाँ से, थोड़ा दिक्कत हो रही है यार। चलिए ऐसा मान के चलते हैं, अपन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इस स्ट्रेट लाइन को आप यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए इसको, ठीक है। तीसरा स्ट्रेट लाइन लीजिए, फिर इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, देखिएगा ढंग से, ठीक है। और इसी को आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन लीजिए और इसको इस बार यहाँ से ज्वाइन कीजिए।
ठीक है, तो ये जो एंगल्स है ना, ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड, मैं डिफरेंट पेन से दिखा देता हूँ, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो देखिएगा ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। समझ रहे हैं? तो वही चीजें मैंने यहाँ भी दिखाई है, आप देख पा रहे होंगे। तो दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। मान लो कि ये एरिया एस है और ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ आर है, तो सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा इजकल टू हो जाएगा सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर। और ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि देखो ना आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर आएगा और सरफेस एरिया का भी मीटर स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज यूनिट लेस, क्या हो गया, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, एंड डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस एज वेल एज डायमेंशन लेस होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे छोटे छोटे बात देखें, सॉलिड एंगल में आपको स्फीयर के द्वारा फाइंड करके बताता हूँ। यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा कहीं जगह एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ जगह है तो सही। जैसे मान लिया जाए कि ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर के द्वारा उसके सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं एक छोटा सा ये वाला एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया सॉलिड एंगल स्फीयर का, ये वाला एरिया, और इसके कारण जो भी एंगल मान रहा है उसको मैं डी ओमेगा मान लेता हूँ। तो डी ओमेगा कितना हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा डी एस, छोटा सा एरिया, बाई आर स्क्वायर। अब इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या कंप्लीट एंगल निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि सॉलिड एंगल क्या सरफेस एरिया होता है दिस वन। तो यानी कि सॉलिड स्फीयर के कारण जो एंगल बनता है सेंटर पे वो बनता है 4 पाई। अगर हेमी स्फीयर होगा तो कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा। तो ये सॉलिड एंगल फाइंड करने का तरीका है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो ये एंगल है, दिस इज द प्लेन एंगल, और वो कितना फाई है, ये डी थीटा है, राइट, दिस इज व्हाट फाई। ठीक है, अब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, दिस एंगल, ये देख पा रहे हैं आप, दिस एंगल आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये आपके पास एक रिंग है, ठीक है, और ये दो स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से निकली और यहाँ पहुँच गई, ठीक है। दूसरी स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ये सब तो ऐसे भी हम कर सकते थे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ये फिर से इरेज करना होगा इसको। एक स्ट्रेट लाइन और लेते हैं, यहाँ देखिएगा, देखे लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ टनाटन फिजिक्स में। आप लोग टनाटन फिजिक्स में बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। अच्छा उसको धीरे, अरे यार चलिए, आप लोग मान तो जाएंगे ना, ठीक है, कि वो आपका ठीक है। यहाँ तो दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जैसे ये वाला आपका, इसको ज्वाइन कर देते हैं डैश से। ये मान लो कि ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। तो जब ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, डिस्क मिलेगा, ठीक है। तो अब देखोगे अगर, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर के लाइन को। अरे यार, चलो देखते हैं फिर, ये नहीं हो पा रहा है। वरना मैं सोचा था कि आपको बता देता, लेकिन हो ही नहीं रहा है। चलिए ये तो कुछ दिखा, ओके, नहीं इसको भी इरेज कर दो यार, कोई मतलब नहीं है इसका भी। ये
बहुत क्या टाइम वेस्ट हो रहा है सिर्फ मैं भी ये बोला टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो फटाफट कर लेते हैं, लेकिन समझाना है ना, इसलिए तो टाइम वेस्ट होगा ही होगा यार। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन दिया, इस स्ट्रेट लाइन को मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा स्ट्रेट लाइन को मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, ये अगर मान लिया जाए सॉलिड सिलेंडर है, सॉरी सॉलिड कोन है, तो क्या आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का रिंग मिलेगा? आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का रिंग मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? एग्जैक्ट यही काम हमने किया। हमने क्या किया, एक छोटा सा रिंग ले लिया, यहाँ से थीटा डिस्टेंस, जैसे ये मान लो वर्टेक्स एंगल है 5, समझना, ये मान लो वर्टेक्स एंगल 5 है। तो मैंने क्या किया, इसको इरेज कर देता हूँ पहले मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वर्टेक्स एंगल 5 लिया, 5, और यहाँ से थीटा डिस्टेंस पे गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा, और थोड़ा सा और आगे गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी थीटा। यहाँ देखिए, हालांकि फिगर मैंने बता रखा है, ये हो जाएगा डी थीटा। अब इसको लेके इस तरह से हमने घुमा दिया, इस तरह से हमने, यहाँ पे देखो, ये जो देख पा रहे हो क्या, इसको इस तरह से हमने घुमा दिया है, इस तरह से हमने घुमा दिया है। अब इसको देखोगे तो ये इस तरह से घूम जाएगा। तो क्या आप अगर देख पा रहे हो, तो हमें एक रिंग मिल रहा है, लेकिन ऐसे रिंग की जो रेडियस है वो चेंज होती चली जाएगी। तो देखें, ये वाला डिस्टेंस आर है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, आर है, और ये थीटा है। तो डेफिनेटली अगर आप देख पा रहे हो तो ये फिर से मैं बता देता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस आपका आर है, ये भी आर होगा, तो फिर ये भी आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर कंपोनेंट तोड़ते हो तो ये हो जाएगा आर cos थीटा, और ये हो जाएगा आर sin थीटा। तो जैसा देख रहे हो कि रेडियस हो गया आर sin थीटा, थिकनेस हो गया डी आर। तो रिंग का एरिया हो गया, छोटा सा एरिया रिंग का जो भी एरिया है वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर, आर साइन थीटा, सॉरी आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, डी थीटा इंटू आर। तो यहाँ से छोटा सा एरिया आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस एरिया को आप इंटीग्रेट करो। सो डी ए को, अगर आप डी ए को इंटीग्रेट करते, मान लीजिए आपको एरिया मिलेगा, क्या मिलेगा, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा 0 से 5 वैरी कर सकता है, तो क्या 0 से 5। अब यहाँ से आप देखें, डी आर की जगह 2 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट साइन थीटा इंटू डी थीटा, और 0 से 5 उसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा -2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इस साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया। अब इसमें इसकी लिमिट को रख दो, तो हो गया -2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos 5 माइनस cos 0 डिग्री। तो अब खुद देखो, ये हो जाएगा -2 पाई आर स्क्वायर cos 5 - 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस cos 5, ये हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एरिया हो गया, हमने एरिया निकाल लिया। ठीक है, ये एरिया निकल गया। अब मान लो उसी कोण में, उस कोण को फिर से मैं बना देता हूँ कि वो कोण का ये मान लो पॉइंट्स है, ये मान लो, ये कैसे मान ले यार, देखिए मेरा से तो कैसे मान सकते हैं। चलिए मैं मानता हूँ कि ये आपका कोण रहा। ठीक है, और यहाँ देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ से ज्वाइन कर दो इसको, दूसरी स्ट्रेट लाइन आप यहाँ से ज्वाइन कर दो इसको, कटाक्ष। ठीक है, तो अभी आपने देखा, एक लाइन और ले लो, ठीक है, ये हमारा लाइन है। अब समझो, ये जो एरिया है, ए एरिया ए है, तो ये एंगल बना रहा है यहाँ पे
ओमेगा, मैं मानता हूं कि एंगल कितना बना रहा है, ओमेगा बना रहा है, ओमेगा, और ये एंगल आपको फाई दिया है। ठीक है, तो मैं ये डिस्टेंस आर दिया है, तो ओमेगा इजकल टू क्या होता है, ओमेगा इजकल टू होता है, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू होता है सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ सरफेस एरिया ए हो जाएगा, ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ए की वैल्यू वहां से रख दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई r² बाई आर स्क्वायर इंटू 1 - cos 5 1 - cos 5। क्लियर कहानी समझ में आ रही है मेरी बात को। तो यहाँ से देखो ये आर स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू हो गया सॉलिड एंगल, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, ये होता है 1 - cos 5। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है जब हम फ्लक्स के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे उस समय। ठीक है, चले आगे। ओके, अब इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट ये है कि अगर, राइट, व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंड बाय ए स्क्वायर एट द पॉइंट पी। यहाँ देखिएगा, जैसे समझो चीजों को, एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इसको इरेज कर दो, एक मिनट होल्ड करो। यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर है इस फॉर्म का, ठीक है। ओके, इस स्क्वायर के सेंटर से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, समझिएगा चीजों को, ये स्क्वायर का साइड जो है ये है 10 सेंटीमीटर, ओके, और ये जो पॉइंट पी है ये है 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर, और ये है स्क्वायर। तो बोला है कि स्क्वायर के सेंटर से 5 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, सो व्हाट विल बी एंगल, what will be solid angle due to a square, what will be solid angle right due to a square at surface, due to a square at point P, not surface, point P। यहाँ पे क्या होगा, तो सिंपल सा तरीका, अगर आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे 6 स्क्वायर अरेंज कीजिए। कितना, 6 स्क्वायर अगर आप अरेंज करते हैं, यानी कि 4 तो है ही, 5 अगर आप अरेंज करते हैं तो ये एक प्रकार से क्यूब हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। अगर मान लिया जाए कि यहाँ से एक अलग स्क्वायर आप मान लीजिए ये, सॉरी थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा अपने को, इसका दूसरा वाला कॉर्नर यहाँ जाए मेरा, एक मिनट इसको इरेज करता हूँ। तो यानी कि आप जैसे 6 स्क्वायर को रखेंगे ना तो ये क्यूब बन जाएगा। जैसे आप यहाँ से थोड़ा सा मैं रीअरेंज करने में इनकेपेबल हो रहा हूँ, तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि जैसे आप 6 स्क्वायर को अरेंज करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, तो ये सेंटर ऑफ क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ क्यूब। समझ रहे मेरी बात को। तो मैं लिख देता हूँ, व्हेन वी विल अरेंज, सॉल्यूशन चेक कीजिएगा, when we will arrange six, right, 6 identical square, then it become cube, then it become cube। ओके, ये इस समय फिर क्यूब हो जाएगा, और ये क्यूब हो जाएगा तो सेंटर के आपको, क्यूब के सेंटर पे आपको सॉलिड एंगल फाइंड करना है। कहाँ पे, क्यूब के सेंटर पे। तो सिंपल सा तरीका, किसी भी, जैसे आप इसको ज्वाइन कर दोगे ना, तो देखिए सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया बाय डिस्टेंस, एरिया बाय डिस्टेंस। ठीक है,
का स्क्वायर यानी कि ए बाई, ये हो जाएगा ए बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर तो उतना ही होता है और एरिया कितना होता है, तो एरिया हो जाएगा, यहाँ से जल्दी बताओ एरिया कितना हो जाएगा सॉलिड एंगल का, बताओ यार। कितना हो जाएगा, या आप ये समझ लो ना कि सिंपल, ये जब आप उसको रखोगे तो क्लोज एंगल बनेगा, क्लोज एंगल के कारण जो भी एंगल होता है वो होता है 4 पाई। अरे क्लोज, जब आप इसको रखोगे तो क्लोज लूप बन जाएगा, क्लोज लूप के कारण एंगल होता है 4 पाई। सिंपल मैं लिख देता हूँ, टोटल सॉलिड एंगल हो गया 4 पाई, देखिएगा 4 पाई। अब कितने फेसेस हैं यहाँ पे, 6 फेस हैं, तो एक फेस के कारण आपको फाइंड करना है। सो ड्यू टू वन फेस, ड्यू टू वन फेस कितना हो जाएगा, तो जो भी है उसको डिवाइड कर दो, कितना से, 6 से, तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ये हमारा एक आंसर रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यस, बने रहिए मेरे साथ आप टनाटन फिजिक्स में। ठीक है, आप समझिएगा चीजों को, क्वेश्चंस को। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंड बाय हेमिस्फीयर, राइट। सो सॉलिड एंगल ड्यू टू हेमिस्फीयर, देखिएगा सॉलिड एंगल ड्यू टू हेमिस्फीयर, ड्यू टू हेमिस्फीयर, ध्यान दीजिएगा ये 3D के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ड्यू टू हेमिस्फीयर की अगर बात करेंगे तो देखिए, ये मान लिया जाए ये आपका हेमिस्फीयर है, मैं मान के चलता हूँ ऐसा है कि नहीं, वो बात की बात है, ये आपका सेंटर है। तो देखिए अगर आप इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्लोज स्फीयर बनेगा, तो क्लोज स्फीयर के कारण जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4 पाई, और कितने हेमिस्फीयर बनेंगे, 2। तो ड्यू टू हेमिस्फीयर ओमेगा डैश मान लो, तो 4 पाई बाई 2 कितना हो गया, 2 पाई, ये चीजें हो गई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ताकि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ क्वेश्चंस और कराने हैं अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ये भी है कि फाइंड द सॉलिड एंगल सबटेंड बाय क्यूब एट इट्स कॉर्नर, कर सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक आध क्वेश्चन और मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर होगा कहीं तो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, the point as q is located on the axis of the disk of radius r at a distance a from the point of disk, okay। चलिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, सॉलिड एंगल तो फाइंड कर सकते हो ना, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट या नोट कह लीजिए, हाउ टू फाइंड या मेथड टू फाइंड, एक मिनट, रिलेशन बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सॉलिड एंगल, ध्यान दीजिएगा सॉलिड एंगल। अच्छा मुझे ये बताओ यार कि ये पॉइंट चार्ज है, ध्यान दीजिएगा ये एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज किधर किधर मतलब फील्ड एमिट करेगी, तो पॉइंट चार्ज चारों तरफ फील्ड एमिट करेगी, यही है। अरे यार, पॉइंट चार्ज चारों तरफ फील्ड एमिट करेगी, या सर नो बोलना पड़ता है यार, नहीं बोलते हो तुम आजकल यार। ठीक है, ये देखो, ये हमने इसको इसका जो है ना प्रोसेसर, वो थोड़ा काफी वो है। ठीक है, अब इसके सेंटर पे मान लो हमने रख दिया पॉइंट चार्ज, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज और ये डिस्टेंस आप मान लो ना आर है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये पॉइंट चार्ज के कारण कितना फ्लक्स इमिट होगा, राइट। इस पॉइंट चार्ज के कारण कितना फ्लक्स इमिट होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओगे। तो सर सिंपल सी बात है, फ्लक्स का मतलब होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक इस साइड ले लेता हूँ, यहाँ देखिएगा छोटा सा मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ, ये दिस इज द स्मॉल एरिया, ब्लैक पेन ले लेता हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा, दिस इज द स्मॉल एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ds। तो ये एरिया वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि क्लोज सरफेस है, तो ये हो गया ds।
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम होता है, और वो कितना हो जाएगा, के क्यू वाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डी फाई की बात करूंगा बेटा, एक एक चीज बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, समझिएगा बेटा। तो ये हो जाएगा डी फाई को लिख सकता हूँ अपन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ डी एस इंटू के क्यू वाई आर स्क्वायर। ओके, अब दोनों तरफ आप क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। जब इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा फाई ई, और के क्यू वाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, डी डी एस बचेगा। तो देखिएगा ढंग से, ये हो जाएगा के क्यू वाई आर स्क्वायर, और डी एस होता है मेरे दोस्त 4 पाई, ध्यान दीजिएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर गेट कैंसिल। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के की जगह पे, ये इस लैपटॉप बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, इस आते हैं तो कुछ नहीं, जाते हैं तो पूरा का पूरा। देखिए, हाँ फिर देखो यार, ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। तो अभी आपने फाइंड किया, जो आ रहा है आपका सॉल्व क्या, फाई ई आ रहा है। तो Q बाई के को मैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख दूं इंटू 4 पाई। तो 4 पाई गेट कैंसिल, ये कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, Q बाई एप्सिलॉन 0 हो गया। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन 0। इसकी बात हम करेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा सा अजीब जैसा हो गया, इसको हटा ही दो। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहां से आप देखोगे, आप एक बाउंड्री बना सकते हो बड़े अच्छे से। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो कितना होता है, क्यू बाई फाइव नॉट, ये तो फ्लक्स हो गया है। अब सॉलिड एंगल कितना होगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, सॉलिड एंगल इजकल टू होता है एरिया, तो एरिया कितना बना, 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, गेट कैंसिल। तो ये कितना हो गया, 4 पाई हो गया। अच्छा, मैं यहां से अगर समझिएगा चीजों को, ध्यान दीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ताकि ये रिलेशन अगर आप समझ गए तो मेरे दोस्त बहुत ही आसान होगा आने वाला न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। चलिए, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये फिर से देखिएगा, ये पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट। क्या नाटक है यार इस लैपटॉप का, देखो। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये पॉइंट चार्ज अगर क्यू नॉट है, तो आपने देखा कि इसका टोटल फ्लक्स जो आया था वो आया था क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन 0। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि नहीं, यहां से आर डिस्टेंस पे इस छोटे से एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, इस छोटे से एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। ये आप चाहो तो ये मान लो कि इसको हमने यहां से ज्वाइन कर दिया, इसको यहां से हमने ज्वाइन कर दिया, और इसको हमने यहां से, थोड़ा सा रुक तो वेट करो, यहाँ पे एक चार्ज हो गया हमारे पास क्यू नॉट, ठीक है। और यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा मैं एरिया ले रहा हूँ, छोटा सा एरिया ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एरिया। इसको हटा ही तो फायदा है रे, नाटक बहुत है इसमें। ठीक है, छोटा सा एरिया अगर मैं ले लेता हूँ, रैंडमली मैं लेता हूँ, समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। मैं कोशिश बार बार कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छा लेवल दिया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन ना लें। तो देखिए, टोटल चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता था, अगर इसको मैं मान लो आर है, ठीक है, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। तो इस कंप्लीट एरिया से आता था कितना, 4 क्यू बाई एप्सिलॉन 0 आता था। मेरा क्वेश्चन है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया से कितना आएगा।
तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल जो है थीटा है और ये डिस्टेंस आर है, तो इसके द्वारा जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा क्या वो मैं निकाल सकता हूँ? तो ये सॉलिड एंगल में निकाल लेता हूँ ds। तो ds जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा। चलिए अब टोटल फ्लक्स जो था 4 पाई में कितना, क्योंकि ये जो है अपने सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनाएगा वो 4 पाई बनाएगा, तो 4 पाई सॉलिड एंगल में फ्लक्स कितना था, तो फ्लक्स था क्यू बाई या क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो था। तो वन सॉलिड एंगल में कितना होगा, तो वन सॉलिड एंगल में हो जाएगा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। इसीलिए आप चाहे तो यहां से भी फाइंड कर सकते हैं कि वन सॉलिड एंगल में कितना होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, आप चाहें तो देख लें। यहाँ देखिए ये सॉलिड एंगल 4 पाई हमने लिया था, कितना लिया था, ये सॉलिड एंगल हमने 4 पाई जो भी होगा ये लिया था। अगर इसको 1 कर दो, ठीक है, तो ये फिर से वही आ जाता वन, ये 4 पाई की जगह आप 1 कर दो तो कितना आ जाता, के क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आ जाता। एग्जैक्ट यहाँ मैं कर रहा हूँ कि 4 पाई सॉलिड एंगल में फ्लक्स है, 4 पाई सॉलिड एंगल में फ्लक्स है बेटा कितना, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो से 1 में कितना होगा, इतना होगा। तो फिर ds सॉलिड एंगल में कितना होगा, तो जो फाई ई आएगा 1 में इतना है, तो ds में कितना होगा, तो 1 इंटू ds का, तो ds का यहाँ पे रख दो, ds कितना है, सो ds है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये 2 एंड 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 एंड 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहां से आपका फ्लक्स हो जाएगा मेरे दोस्त, फाई ई हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन जीरो इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, प्लेन एंगल है। एंड ट्रस्ट मी दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक बार ढंग से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा मोस्ट वेलकम है आप डाउट पूछने के लिए, या ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। और इससे क्वेश्चंस काफी आसान भी हो जाता है। जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, देखिए क्वेश्चन ये है कि पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस R। लिख दूं क्या, अ पॉइंट चार्ज Q, अ पॉइंट चार्ज Q, पॉइंट चार्ज Q is located at the axis of, at the axis of disk, ठीक है, एट द एक्सिस ऑफ डिस्क, ओके नो इशू, चलेगा चलेगा चमकेगा, एट द एक्सिस ऑफ डिस्क, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ऑफ रेडियस आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द डिस्क, ऑफ रेडियस, इस डिस्क का जो रेडियस है, ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, ठीक है, full stop, the solid angle subtended by the disk at point charge Q, right? If solid angle subtended by disk at the point charge is pi by 2, then find the, ये तो खैर चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है, if solid angle subtended at the point charge is pi by 2, is pi by 2, then find relation between A एंड R, ये यहाँ पे उस पॉइंट की दूरी है। तो चलो एक डिस्क ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो ये एक डिस्क है और इस डिस्क के एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसके एक्सिस से, ध्यान दीजिएगा, इसके एक्सिस से यानी कि सेंटर से, यार क्या नाटक है इसका,
एक मिनट, फिर से हो गया। अरे इसको हालांकि इसके सेंटर से होना चाहिए, लेकिन दिख नहीं पा रहा, इसलिए मैं यहीं से खींच दे रहा हूँ। ठीक है, दिख नहीं पा रहा मतलब वही वही ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, अरे यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, ये देखो, ये पॉइंट चार्ज हो गया आपका Q, और ये डिस्टेंस A है, और ये डिस्टेंस जो भी है ये रेडियस R है। तो बोला है कि जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो π/2 बन रहा है। तो फिर A और R में क्या रिलेशन होगा? सिंपल, आप इसको ज्वाइन कर दो ना। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो मुझे बताओ cos थीटा क्या हो जाएगा? तो ये तो A है और ये R है, तो ये हो जाएगा √a² प्लस r²। तो अगर ये थीटा फाइंड करते हैं तो देखिए cos थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। cos थीटा इजकल टू होता है बेस, तो बेस हो जाएगा हमारा a बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा a² प्लस r²। अब सॉलिड एंगल तो आपको मालूम है ना, सॉलिड एंगल इजकल टू क्या होता है? एस ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये पाई दिया हुआ है आपको π/2, इंटू ये हो गया 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलो कॉस थीटा के बाद में बात करेंगे, इसको सोल्व कर लो तो ये गेट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? π/1/4 हो जाएगा। सो 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा को इस साइड ले लीजिए, सो कॉस थीटा इजकल टू 1 माइनस 1/r, तो ये हो जाएगा 3/4। ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है, सो 3/4 हो जाएगा। अब यहां से cos थीटा तो आपने निकाला है, cos थीटा क्या निकाला? a/√a² प्लस r² इज इक्वल टू 3/4। अब दोनों को स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा a² प्लस r² इज इक्वल टू 9/16। अब इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 16a² इज इक्वल टू 9a² प्लस 9r², तो ये हो जाएगा 7a² इज इक्वल टू 9r²। सो a इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a will be from here, a will be from here। ठीक है, सो a हो जाएगा हमारा 3r/√7। सो दिस विल बी a एंड r में रिलेशन हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन और देखिएगा, समझिएगा चीजों को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको कल करा चुका हूं, आज उसको मैं किसी और मेथड से कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे एक डिस्क है, यहाँ पे एक डिस्क है, और डिस्क के सेंटर से L डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है, कल आपको याद होगा, राइट? तो अगर इस डिस्क का रेडियस जो है R है, तो बोला है कि इस पॉइंट चार्ज से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो सेम कहानी, पहले इस डिस्क का सॉलिड एंगल आप फाइंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सॉलिड एंगल फाइंड कर लीजिए, समझिएगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो थीटा फाइंड कर लो, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा फिर से वही b, यानी कि डिस्टेंस जो भी है L बाई √L² प्लस r²। यहां तो कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां तक जब आप आ चुके हैं तो फिर सिंपल कहानी आपकी आगे भी बढ़ जाएगी। तो ये डिस्क ये हुआ, तो सॉलिड एंगल जो भी होगा ओमेगा इजकल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा, करेक्ट? यही होगा। तो अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Q/2ε0 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू वहां से रख दो, तो Q/2ε0 इंटू 1 माइनस L/√L² प्लस r²।
आज का सॉल्यूशन देखो और कल का देखना, दोनों का आंसर सेम है, बट मेथड आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड जो है काफी आसान है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आज का सॉल्यूशन तो देख ही रहे हो, कल का भी देख लेना एक बार, खुद पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड आसान है। तो पता चलेगा कि दिस इज द इजी मेथड, दिस इज द इजीएस्ट मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन में और करा देता हूं आपको समझने के लिए, ताकि आप ये ना कहो कि सॉलिड एंगल का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, समझिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ढंग से। क्वेश्चन ये है कि ये डिस्क है, ठीक है, और यहां से फिर से वही कहानी है, एल डिस्टेंस पे कोई चार्ज है, ये डिस्क है, रेडियस ऑफ आर मान लो। बोला है कि व्हाट शुड बी एल, व्हाट शुड बी एल so that only one fourth of net electric flux passing through disk राइट, क्या हो कि सिर्फ 1/4 ही पास करे। तो चलिए सिंपल सी कहानी है भाई साहब, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको फटाफट ज्वाइन कर दो, यस टनाटन करते हुए ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, अरे लल्ला रे लल्ला, ये ज्वाइन हो गया, क्या ये भी ज्वाइन होगा, हाँ ये भी ज्वाइन हो गया, ये मान लो थीटा है। तो यार फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन में फटाफट चेक करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो मेरे दोस्तों ये सबसे सुपर फॉर्मूला है, काफी इजी में आंसर आप दे सकते हो। यस कम ऑन। सो फाई इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस कॉस्ट। अब समझना, किसी चार्ज के कारण क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन 0 होता है, तो बोला कि उसका 1/4 है ये, तो हो जाएगा 1/4 बाई क्यू बाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस कॉस्ट। कॉस्ट के बाद हम रख लेंगे, दिक्कत नहीं है, ये छम छम छमाछम हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस्ट थीटा। तो फटाफट देखो कॉस्ट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 हो गया, और कॉस्ट थीटा आपका आएगा एल बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब फटाफट इसको आप सोल्व कर लो भाई, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। जल्दी देखो रे यार, तुम बहुत टाइम लगाते हो। ठीक है, तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस, देखो तो फटाफट सोल्व कर लो, ये हो गया 4 एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया 3 टू आर स्क्वायर, सो एल इजकल टू हो गया आर बाई रूट 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की सभा में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूंगा आपसे फिर से, राइट। फिलहाल टनाटन फिजिक्स आपसे इजाजत मांगता है, दुआ करता है कि आप जहां भी रहें सलामत रहें, सही सलामत रहें। जय हिंद, जय भारत।